हेलो एवरीवन, आज हम लोग यूनिट फर्स्ट क्लास 12 की यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलॉम्स लॉ, उसमें नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि अगर आप एक चार्ज है और उस चार्ज को किसी वायर को आप दे देते हैं तो वो वायर की लेंथ पर उसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप चार्ज किसी भी एक मेटलिक प्लेट को दे देते हैं तो प्लेट की सरफेस पर उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर हम लोग कोई नॉन कंडक्टिंग बॉडी ले लें और उस चार्ज को किसी नॉन कंडक्टिंग बॉडी में दे दें, जैसे कि आप एक नॉन कंडक्टिंग फाइबर लें और उससे एक उसको चार्ज कर दें और उसके बाद उस चार्ज से किसी बॉडी को बनाएं, तो जो भी चार्ज होगा वो उस बॉडी के वॉल्यूम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द लेंथ ऑफ द वायर, तो उसको उसकी यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसे कहते हैं उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोग, तीन तरह से चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ओवर द लेंथ, ओवर द सरफेस एरिया एंड ओवर द वॉल्यूम। तो आप देखिए कैसे हम डिस्कस करेंगे उसको। पहली चीज़ है जिसको बात कर रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, continuous distribution of charge। तो ये तीन तरह से हो सकता है। एक तरीका ये है कि मेरे पास ये एक वायर है, इसकी लेंथ है L और जो भी चार्ज है मैंने इसको दे दिया, वो चार्ज मैंने दिया Q, वो इसकी लेंथ पर उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक तरीका ये है कि मेरे पास एक ये कोई किसी भी शेप की एक प्लेट है, एक मेटलिक प्लेट जिसका एरिया है A, और मैंने जो चार्ज है जब उसको दिया Q, तो वो चार्ज Q जो है वो इसके सरफेस एरिया में उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तीसरा ये हो सकता है कि मेरे पास एक बॉडी है, ये बॉडी है और ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। जो भी चार्ज है वो इसके अंदर भी है, केवल बाहर नहीं अंदर भी है, और इसके वॉल्यूम में उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए टोटल चार्ज का है Q और टोटल वॉल्यूम है इसका V। इस तरह से चार्ज का या तो लाइन पर, लेंथ पर, या उसके सरफेस एरिया पर, या उसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पहली बात जो करेंगे वो करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात हम करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपसे बताया कि यूनिट लेंथ पर जितना भी चार्ज का अमाउंट होगा वो होगा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आप देखिए कि टोटल लेंथ L पर है, Q चार्ज तो 1 पर कितना होगा Q/L, तो ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। ऐसे ही यूनिट एरिया पर जितना भी चार्ज होगा वो होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप देखिए एरिया A पर जो चार्ज है वो Q है, तो यूनिट पर कितना होगा Q/A, तो उसको हम कहेंगे सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। अगर टोटल वॉल्यूम V में चार्ज है Q, तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज का अमाउंट होगा वो होगा इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये होगा। आप देखिए कि अगर आपको इसकी यूनिट लिखने हैं तो आप जानते हैं ऐसे यूनिट का मतलब कि चार्ज का यूनिट होता है कूलाम और लेंथ का होता है मीटर, तो कूलाम पर मीटर लैम्डा का यूनिट होगा ऐसा यूनिट। अगर हम बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो सिग्मा Q/A, Q का होगा कूलाम अपॉन एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। चार्ज का होता है कूलाम अपॉन वॉल्यूम का होता है मीटर Q, तो कूलाम पर मीटर Q, ये इसका ऐसा यूनिट होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कूलाम्स लॉ। देखिए कूलाम्स लॉ का मतलब क्या है। कूलाम्स लॉ
दो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। पहली बात ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, किसी भी लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज या वॉल्यूम चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कहीं पर दो चार्जेस हैं, जैसे कि आप देखिए ये चार्ज है, दो पॉइंट चार्जेस हैं और इसका चार्ज सपोज Q1 है, इसका Q2 है, जो सेपरेशन है इनके बीच का, बीच की डिस्टेंस ये सपोज स्मॉल r है। तो आप जानते हैं इसके बारे में कि मैं दो पहले फिगर बना दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि या तो ये फिगर होगी या ये फिगर होगी। ये दो चार्जेस रखे हुए हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, ये है Q1 और ये है Q2, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, सेपरेशन स्मॉल r है। आप जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है वो लगता है रिपल्शन का। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चार्ज प्लस का है और ये भी चार्ज प्लस का है तो ये लाइक चार्जेस होंगे। अगर ये चार्ज माइनस का है, ये चार्ज भी माइनस का है तो ये लाइक चार्जेस होंगे। अगर ये सिचुएशन है तो उस केस में इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लगेगा और जो रिपल्शन फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये इस पर एक रिपल्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो जो फोर्स होगा ये फोर्स होगा F। ठीक है, ये लगेगा फोर्स। इसी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर अगर अनलाइक चार्जेस है, अगर ये चार्ज जो है ये प्लस का है और ये माइनस का है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अगर ये माइनस का है और ये प्लस का है तब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, आप देखिए ये वाला जो चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इस तरफ फोर्स रहेगा, और जो ये वाला चार्ज ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये फोर्स रहेगा। तो आप देखिए जिस फोर्स की बात कर रहे हैं, जो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, कूलम्ब ने इसके बारे में बताया था, इसलिए जो कूलम्बियन फोर्स भी कहते हैं। और कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग तीन बातें होती हैं। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों पॉइंट चार्जेस के जो अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं उसके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरी बात ये कि जो दोनों पॉइंट चार्जेस हैं उसकी जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये होगा। और तीसरी बात ये है कि उसकी डायरेक्शन जो होगी वो दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइंट करने वाली लाइन के अलोंग होगी। आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज, तो इसको ज्वाइंट वाली लाइन के अलोंग की फोर्स रहेगा, ये रहेगा फोर्स, ये रहेगा फोर्स। ऐसे ऐसे इस तरफ किसी और डायरेक्शन में फोर्स मिल सकता है। ये कूलम्ब्स लॉ है। अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर लें तो आप देखेंगे कि अभी हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की बात करें, हालांकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन हमको पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर होता है, इसलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 × Q2 अपॉन r², ये फोर्स हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ये साइन लगाएं तो प्रोपोर्शनलिटी का, अगर हम लोग एक कांस्टेंट लगाना चाहें तो यहाँ पर इस साइन हटाएंगे तो F = हो जाएगा एक कांस्टेंट C Q1 × Q2 अपॉन r², ये हो जाता है। अब बात ये आती है, दो बातें हैं इसके बाद, दो बातें हैं कि या तो हम बात करें एयर में या वैक्यूम में या इन एनी मीडियम, किसी दूसरे मीडियम की बात करें। जब हम लोग बात करते हैं एयर या वैक्यूम की तो वहाँ पर जो कांस्टेंट C होता है वो होता है 1/4πε0, जहाँ पर ε0 जो होती है ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर। और अगर हम बात करते हैं मीडियम की तो वहाँ पर जो कांस्टेंट C होता है 1/4πε, जहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ये होती है, इसका फर्क पड़ जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि मैं बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ये ε0 k के इक्वल होती है, जहाँ पर जो k है इसे हम किसी मीडियम का डायरेक्ट कांस्टेंट कहते हैं, जो कि एयर या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं एयर में है, मान लीजिए अगर ये जो चार्जेस रखे हुए हैं अगर ये एयर में रखे हुए हैं तो जो फोर्स लगेगा उसको मैं F0 मान लेता हूँ एयर में, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 × Q1 × Q2 अपॉन r², ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे मीडियम में है तो जो फोर्स रहेगा उसमें कांस्टेंट की वैल्यू ये पुट करेंगे तो F = हो जाएगा 1/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम लोग एप्सिलॉन की पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट के, तो आप देखेंगे कि F इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म निकल के आता है, ये जो फॉर्म निकल के आता है, ये जो आता है, ये आता है एयर या वैक्यूम में, और जो ये वाला फॉर्मूला निकल के आता है, ये आता है किसी दूसरे मीडियम में, ये दूसरे मीडियम में आता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट लेते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 हुआ करती है। तो अगर हम लोग चाहें तो फर्दर इसको लिख सकते हैं कि F नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे Q1 Q2 और R की, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में आप लोग पुट करेंगे तो आप लोगों को फोर्स मिल जाएगा, कितना फोर्स लग रहा होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर आपको निकालना है तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ तो 9 × 10⁹ और अपॉन K बचेगा मल्टीप्लाइड बाई Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इन दोनों फॉर्मूले से कोई फॉर्मूला आप यूज़ करके हम फोर्स को निकाल सकते हैं। आप देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि 2 पॉइंट चार्जेस पहले रखे हुए थे एयर में और बाद में उसी डिस्टेंस पर उसे किसी मीडियम में रख देते हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा फोर्स पर? तो आप देख रहे हैं कि फोर्स जो है तो 1/k टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर जो k है इसको हम लोग डायरेक्टली कांस्टेंट कह रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर हम लोग यहाँ से k को निकालना चाहें निकाल सकते हैं। डायरेक्टली कांस्टेंट को हम लोग कह रहे हैं, डायरेक्टली कांस्टेंट को देखिए, डायरेक्टली कांस्टेंट हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 1/2, वी गेट, तो 1 है F नॉट और इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जो F की वैल्यू है ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप देखिए इससे कैंसिल 1/4 पाई से कैंसिल हो जाएगा और k पहुंचेगा ऊपर, तो आप देखेंगे डायरेक्ट कांस्टेंट निकल के जो आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू ये होगा F नॉट अपॉन F। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी मीडियम का डायरेक्ट कांस्टेंट निकालना है तो ये समझिए कि पहले हम लोग देखेंगे कि आप मान लीजिए कि सेपरेशन R पर 2 पॉइंट चार्ज रख देंगे, उसके बीच कोई फोर्स लग रहा है, फिर उसी सेपरेशन पर किसी दूसरे मीडियम जैसे कि एयर है, सॉरी कोई जैसे कि पहले एयर रखा था आप लोगों ने, बाद में किसी और मीडियम में मानी ऑयल है या माइका है या वैक्स है, उसमें उस मीडियम में आपने उसी डिस्टेंस पर ले जाके उन पॉइंट चार्जेस को, उन्हीं पॉइंट चार्जेस को उसी डिस्टेंस पर रख दिया तो फोर्स कम हो जाएगा। मान लीजिए फोर्स रह गया 1/80 टाइम्स, तो इसका मतलब अगर 1/80 टाइम्स रह गया, जो 80 हुआ वो डायरेक्ट कांस्टेंट हो गया। आप देखिए कि F नॉट है फोर्स इन एयर और अपॉन फोर्स इन मीडियम, तो इस तरह से हम लोग किसी मीडियम का डायरेक्ट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट कांस्टेंट K इज इक्वल टू F नॉट अपॉन F है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स है उन फोर्सेस का रेशो है जो कि जिनकी यूनिट सेम होती है, जिनकी डायमेंशन सेम होती है, इसलिए K एक यूनिटलेस या एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आप देखिए हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म भी निकाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म का निकाल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स को देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, ये देखिए आप देखो कि मैं फिगर बना रहा हूं, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ पर 2 चार्ज रखे हुए, एक चार्ज है ये, एक चार्ज है ये रखे हुए चार्जेस। सपोज ये चार्ज है प्लस Q1 और ये है प्लस Q2, ये 2 चार्जेस हैं प्लस Q1 प्लस Q2। इनके जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1, ये इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1।
और जो सेकंड चार्ज है इसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r2, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। अगर मुझे इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो निकालना है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो आप जानते हो निकालना बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि अगर इन दोनों चार्जेस के बीच जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन स्मॉल r है, तो ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ फोर्स F से, और ये इसको करेगा रिपेल उतना ही फोर्स। म्यूचुअल फोर्स होता है, आप जानते हैं फोर्स जो होता है वो इक्वल ही होता है, इसलिए जिस फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा उसी फोर्स से इसको रिपेल करेगा, ऐसा होगा। ठीक है भाई। लेकिन क्या होगा कि जितना फोर्स चाहिए होगा उतनी फोर्स चाहिए होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग है। जब डायरेक्शन अलग है, आप जानते हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डायरेक्शन भी साथ में शामिल हो जाया करती है। जिस डायरेक्शन में आपने किसी भी यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज जो उसका मैग्नीट्यूड है वो उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और जो यूनिट वेक्टर है वो उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस फोर्स को इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला फोर्स आ जाएगा जो कि फर्स्ट चार्ज लगा रहा है सेकंड चार्ज का, और अगर मैं इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर आ जाएगा ये वाला फोर्स जो सेकंड चार्ज लगा रहा है फर्स्ट चार्ज। अब आप देखिए निकालेंगे ऐसे कि आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, देखिए 11th क्लास वाला वेक्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, अगर वो स्ट्रांग नहीं तो परेशानी होगी आप लोगों को। अगर ये दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो दोनों के एरो हेड को ज्वाइन करिए। अगर आपने एरो लगा दिया इस तरफ तो ये जो वेक्टर आया है ये वाला वेक्टर ये होगा r2 माइनस r1, और अगर आपने एरो लगा दिया इस तरफ तो ये होगा r1 माइनस r2। उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही होगा, लेकिन डायरेक्शन है वो अलग अलग होगी। ठीक है ना, ये होगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए ये जो फोर्स है जो सेकंड चार्ज पर लग रहा है फर्स्ट चार्ज की वजह से, ये है F21, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और इनटू इस डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर हम लेंगे। मान लिया कि जो सेकंड की तरफ वेक्टर है फर्स्ट से सेकंड की तरफ वो है यूनिट वेक्टर R21, इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही अगर मुझे ये वाला फोर्स निकालना है, कौन सा फोर्स, ये वाला फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, तो कैसे आएगा, जब मैं F को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस तरफ के वेक्टर से, इस तरफ के वेक्टर मैं मान लेता हूँ कि ये जो वेक्टर है ये है यूनिट वेक्टर R12, ये मैंने माना कि जो इस तरफ वेक्टर है ये वाला वेक्टर ये है वेक्टर R12, और जो इस तरफ वाला वेक्टर है ये वाला वेक्टर जो है ये है R21 वेक्टर। तो जो ये वाला वेक्टर है ये होगा R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 माइनस R2 वेक्टर, और जो वेक्टर ये वाला है ये होगा वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर। एक ही बात है, केवल डायरेक्शन का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, इसलिए मॉड ऑफ F21 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F12। आप देखिए F मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन का फर्क है। अब आसान सी बात है, आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोग निकालना है कि F12 कितना और F21 कितना। तो आप लोगों को क्या करना है, खाली R12 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है F को, तो F12 आ जाएगा, और अगर यूनिट वेक्टर R21 से मल्टीप्लाई कर देंगे F को तो F21 निकल के आ जाएगा। ये निकालना है आप लोगों को। अभी देखिए निकालना बहुत ही आसान है। आप देखिए कूलम्ब्स लॉ से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। फोर्स कितना रहेगा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये फोर्स रहेगा।
ठीक है भाई। अब आप लोग देखिए कि आप लोग निकालना क्या है, ये निकालना है R12 कैप और R21 कैप। कैसे निकालेंगे इसको देखिए फिगर को। आप देखेंगे, आप लिखेंगे कि R12 कैप, R12 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होता है ये होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। अब जो मॉड ऑफ R12 है ये तो R के इक्वल, इसलिए ये हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन R, एक ही बात है, ठीक है, ये एक ही बात है। अगर आप लोग चाहे तो R लिखें, अदरवाइज इसकी वैल्यू पुट कर दें। R भी कितना है, R का मतलब क्या हुआ कि हियर मॉड ऑफ R12 जिसको मैं कह रहा हूँ, ये जो R कह रहा हूँ ये इसका मॉड है, और ये वेक्टर कौन सा है, ये है R1 माइनस R2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। तो यहां से जो निकल के आएगा R12 यूनिट वेक्टर वो होगा जो मैंने कहा R12 वेक्टर अपॉन R, या वेक्टर R1 माइनस R2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये तो, और इसी तरह से अगर आपको चाहिए सिमिलरली अगर आपको चाहिए R21 वेक्टर, R21 वेक्टर किस तरफ है, R21 वेक्टर ये, तो ये R2 माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर आपको इस डायरेक्शन में चाहिए यूनिट वेक्टर तो R21 कैप इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21, ये हो जाएगा। आप देखिए R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 कितना होता है, R, ये होता है। आप देखिए जो R21 वेक्टर है ये लिखा हुआ है, तो हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस R1 और अपॉन मॉड ऑफ दिस जिसको हम R कह रहे हैं, तो मॉड ऑफ R2 माइनस R1, इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। तो बस अब सिंपल सी बात है। अब आपके पास देखिए जो ये फॉर्मूला है f की वैल्यू यहाँ पुट करिए और f की यहाँ पुट करिए, R12 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से और R2 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप देखिए कि फोर्स, मैं दो बातें बताऊंगा, देखिए दो तरीके से, कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ये बता रहा हूं। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज हो जाएगा वेक्टर F12, कैसे निकाल रहे हैं, F को मल्टीप्लाई कर दीजिए R12 कैप से, तो आ जाएगा। और अगर मुझे निकालना है कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, अगर ये निकालना है तो हो जाएगा F21 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर यानी मॉड ऑफ F इनटू R21 है। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं तो भी बहुत आसानी से निकल आएगा। आप देखिए कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू F इनटू मॉड ऑफ R12, F इनपुट कर दीजिए, F इज इक्वल टू ये वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 अपॉन R², ये हो जाएगा, और इनटू R12 है। आप ये भी लिख सकते हैं खाली, आप यहाँ लिखना चाहें तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू F पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर R21 क्या है। अगर आप या तो इतना छोड़ाइए, अदरवाइज आप लोग इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या वैल्यू रहेगी देखिए, ये होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू होगी R12 क्या होगी, वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ R12 यानी कि R। यहाँ लिखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू रहेगी तो हो जाएगी वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R। तो आप देखिए ये आर स्क्वायर और ये आर, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर क्यूब और वेक्टर R12। यहाँ लिखना चाहें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर क्यूब वेक्टर R21, ये हो जाएगा वेक्टर R12 की वैल्यू ये देखिए पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 और इसकी वैल्यू R12 की ये देखिए कि वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और अपॉन जो लिखा है R क्यूब वही इसी का मॉड, यानी मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इसका होल ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको निकालना है F21 तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज इंटू सेकंड चार्ज, जो लिखा है वेक्टर R21 ये है वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 और अपॉन जो लिखा है R2 इसी वेक्टर का मॉड, यानी R2 माइनस R1 वेक्टर इसका मॉड इसका क्यूब, ये 4 का जाएगा। तो ये कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। आज इधर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस क्या का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।